हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड्स के बारे में, जो कि हम कॉटलिन में कोरूटीन्स की मदद से करते हैं। कोरूटीन्स भी कई तरह के होते हैं और उनको यूज करने के कई तरीके हैं। एंड आज हम सीखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कॉटलिन कोरूटीन्स को यूज करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने ये ही टॉपिक क्यों लिया, मतलब कॉटलिन कोरूटीन्स या थ्रेड्स वो सब अपन समझेंगे कि क्या होता है। पहले जान लेते हैं कि यही टॉपिक क्यों लिया। तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट का बनाया था, ये कॉन्टेक्स्ट अपन फैच कर रहे थे। अब मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ तो आप देख रहे हो यार काफी देर तक ब्लैक स्क्रीन आ रही है, यानी काफी ये 2-3 सेकंड रुकने के बाद आ रहा है, जबकि ऐसा पहले नहीं था बिल्कुल। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो यार कॉन्टेक्स्ट अपन फैच कर रहे हैं एक डेटाबेस से, जो कि एक हैवी टास्क है अपने आप में, मतलब थोड़ा सा एक भारी टास्क है कि एक डेटाबेस में जाना, कुछ इनपुट लेना और कुछ मतलब लाके यूजर को दिखा देना। ये एक हैवी टास्क है, ठीक है। और हम इस हैवी टास्क को कर रहे हैं जिसके हमारे पास मतलब एक तरह से रिसोर्सेज नहीं है उसको यूज करने के लिए, ठीक है, जिस वजह से ये लैग कर रहा है। ठीक है, तो यार अब आप बोलोगे ऐसे फोन में बहुत सारे हैवी टास्क होते हैं, ऐसे तो हर बार ही लैग करता रहेगा, तो इसका क्या एक सॉल्यूशन है? तो यार अपन आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ चीजें एक साइमल्टेनियस पीरियड में होती रहती है, एक साथ पैरेलल में। ठीक है, ऑडियो बज रही है, वीडियो भी चल रही है, कुछ और चीजें भी हो रही है, कुछ एक्शन भी परफॉर्म हो रहे हैं, यानी एक थाउजेंड्स ऑफ एक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस होते हैं जो पैरेलल में चलते रहते हैं। तो यार फिर वो इतना एफिशिएंटली कैसे काम करता है? ठीक है, इतना सारा काम होता है उनके पास करने के लिए, तो वो ऑप्टिमाइजली कैसे वर्क करता है? ठीक है, तो यार इसीलिए एक थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का एक आया था कि थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। तो आप लोग भी एक बार थ्रेडिंग के बारे में पढ़ना। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि थ्रेडिंग का मतलब क्या है। तो यार थ्रेडिंग नाम से ही हमें पता चलता है कि थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है यार? एक पतला सा एक धागा होता है, एक लंबा सा, ठीक है। थ्रेडिंग मतलब थ्रेड्स जो होते हैं अपन ओएस में भी वही सिस्टम सेम होता है कि एक कोने से शुरू होता है और धागा होता है पतला सा और एक दूसरे एंड पे खत्म होता है। ठीक है, बस यहाँ पे थ्रेड की जगह प्रोसेस होता है कि एक कोने से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एक कहीं पे जाके एंड होता है, तो एंडिंग प्रोसेस होता है। तो ठीक है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कहीं पे एंड होता है, तो वो एक प्रोसेस हो गया, यानी वो एक थ्रेड हो गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया वो दूसरा थ्रेड हो गया। ठीक है, तीसरा प्रोसेस हो गया वो तीसरा थ्रेड हो गया। ये सारे प्रोसेसेस क्या करते हैं, लोग बहुत बड़े काम को डिवाइड करके प्रोसेसेस में तोड़ देते हैं और उनको अलग अलग एक साथ में पैरेलल रन कर देते हैं। तो वो हो गया थ्रेडिंग, मतलब एक थ्रेड में एक टास्क, एक थ्रेड में दूसरा प्रोसेस, फिर थर्ड प्रोसेस, फिर फोर्थ प्रोसेस, ऐसे करके सारे प्रोसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो वो सब हो गए थ्रेड्स अपने। ठीक है, तो यार थ्रेड्स, जैसे थ्रेड अपना काफी हल्का होता है, लाइट वेट होता है, वैसे थ्रेड्स भी ओएस में भी काफी लाइट वेट होते हैं, मतलब बहुत ही हल्के प्रोसेस होते हैं जिनको ऐसा नहीं कि लोड पड़ जाएगा उस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोड पड़ा तो थ्रेड टूट भी सकता है। इसका मतलब कि थ्रेड अपना स्टक हो सकता है, मतलब वो काम करना बंद कर देगा, अपना आगे का काम नहीं करेगा अगर उस पर ज्यादा लोड दिया हमने तो। ठीक है, तो यानी ये लाइट वेटेड होते हैं बेसिकली। एंड्रॉइड पर्सपेक्टिव से देखें तो यार 3 थ्रेड अपन मान सकते हैं, कह सकते हैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू में। ठीक, एक तो होता है मेन यानी यूआई थ्रेड। यूआई थ्रेड बेसिकली वो थ्रेड होता है जिसमें अपना यूआई का काम होता है। ठीक है, यूआई यानी जैसे अपन एक्सएमएल सेट कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, कोई इमेज पे इमेज सेट कर रहे हैं, तो ये सब जो टास्क है जो यूआई रिलेटेड है, यानी एक्सएमएल फाइल के जो रिलेटेड टास्क है, रिसाइकलर व्यू सेट करना है ना, कार्ड व्यू सेट करना, तो ये सब हो गए मेन थ्रेड यानी यूआई थ्रेड पे रन होते हैं। ठीक है, अब अपन जो भी कोड नॉर्मल लिखते हैं, जैसे मैं होम फ्रेगमेंट में चलता हूँ, यहाँ पे जो भी नॉर्मल कोड लिखा है ऑन क्रिएट पे, ऑन व्यू क्रिएट पे, ये सारा मेन थ्रेड पे चलता है। ठीक है, ओके, तो यार मेन थ्रेड है यूआई थ्रेड के लिए, यानी ये काम सीक्वेंशियल चलता है। ठीक है, पहले लिस्ट मेंबर्स बनेगी, ठीक है, फिर ये अडेप्टर बनेगा, फिर रिसाइकलर बनेगा, फिर ये बनेगा, ऐसे करके एक के बाद एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसी जैसे ये फैच कॉन्टेक्ट है, तो फैच कॉन्टेक्ट भी पहले फैच कॉन्टेक्ट होगा, फिर ये रिसाइकलर व्यू पे सेट होगा। तो ठीक है, अब फैच कॉन्टेक्ट क्या है? भारी काम है, बाकी सब क्या है? हल्का काम है कि एक ऐसे मिली सेकेंड्स में हो जाते हैं। ठीक है, बट फैच कॉन्टेक्ट थोड़ा सा भारी है क्योंकि अपन बाहर जाके डेटाबेस से फैच करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये करीबन 2-3 सेकंड लेता है फैच होने में डेटाबेस से, जिसकी वजह से क्या है कि अपने को ब्लैक स्क्रीन वहां पे दिख रही है। लोग बात क्या करते हैं कि जो भारी काम है उसको बैकग्राउंड थ्रेड में डाल देते हैं, यानी पहला थ्रेड हो गया मेन थ्रेड यानी यूआई थ्रेड और दूसरा थ्रेड हो गया बैकग्राउंड थ्रेड। बैकग्राउंड थ्रेड क्या है कि बेसिकली यूआई थ्रेड से ही एक दूसरा थ्रेड है वो बैकग्राउंड में चलता है, यानी पीछे चलता है यूआई के अलावा।
क्योंकि यूआई में अगर अपनों ने भारी काम किया तो यूआई रुक जाता है, ठीक है। जैसे फैच कॉन्टेक्ट्स अपनों ने किया तो जब तक फैच कॉन्टेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक यूआई थ्रेड ब्लॉक रहेगा, यानी इस लाइन के आगे नहीं जाएगा, 69 पे नहीं जाएगा जब तक फैच कॉन्टेक्ट्स को कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। जब फैच कॉन्टेक्ट्स कंप्लीट होगा तभी ये आगे वाली लाइन में जाएगा, यानी 69 में जाएगा, ठीक है। आप फैच कॉन्टेक्ट में अगर लॉग लगा के देखते हैं, लॉग बेसिकली क्या होता है यार, लॉग भी नहीं बताया मैंने, बता देता हूँ मैं, है ना। जैसे अगर आप लॉग लगाते हो, सिंपल सी बात होती है लॉग के लिए LOGD आपको लॉग लिखना है, ठीक है। ये आपको सजेशन देगा और एंटर मार देना तो ये लॉग क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसमें अपन टैग डाल देंगे कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे। सपोज करो मैं फैच कॉन्टेक्ट्स का डाल देता हूँ, फैच कॉन्टेक्ट कुछ भी डाल देंगे 89, ठीक है। और यहाँ पे फैच कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और मैं एक एंड का डाल देता हूँ, ठीक है। फैच कॉन्टेक्ट्स एंड। लॉग्स यार बेसिकली डीबगिंग के लिए काम आते हैं, कुछ भी हमको डीबग करना है, डीबग यानी कुछ एरर आ रही है उसको सॉर्ट करना है, कुछ हमारे को इश्यूज फाइंड करने हैं कोड में, या हमें कुछ भी अपना प्रोसेस देखना है, कुछ भी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो सब के लिए लॉग्स काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक लॉग लगा देता हूँ, ठीक है। फैच कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे मैं लगा देता हूं कि एंड हो गया है अपना, है ना। ठीक है, अगर अपन इसको रन करते हैं तो ये फैच कॉन्टेक्ट्स पहले आएगा, स्टार्ट करने वाले हैं, फिर ये फैच कॉन्टेक्ट्स स्टार्ट आएगा, फिर फैच कॉन्टेक्ट्स एंड आएगा अपना यहाँ पे, है ना। और फिर लास्ट में आएगा ये वाला लॉग, यानी फैच कॉन्टेक्ट्स एंड हो गया है। तो यानी ये फैच कॉन्टेक्ट्स को जब तक फैच करके लाया तब तक के लिए यूआई थ्रेड को इसने ब्लॉक कर दिया है, यूआई थ्रेड को रोक दिया है, यानी आगे वाला काम नहीं हुआ है, रिसाइक्लर व्यू सेट नहीं हुआ, ये सब चीजें नहीं हुई। ये सब चीजें जो सेट नहीं हुई तो हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अभी रन होगा तो देखते हैं, ठीक है। रन हो गया, मैं लॉग कैट खोल लेता हूँ, यहाँ पे आपको लॉग कैट मिलेगा, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, एरर की जगह मैं वर्बोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये टैग सर्च करता हूँ फैच कॉन्टेक्ट्स 89 का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मेरे सारे टैग्स आ गए, ठीक है। एक ये हमें एक फ्लो पता चल गया कि कौन सी चीज पहले आई, कौन सी चीज बाद में आई, कैसा भी ये डिबगिंग के लिए बहुत यूजफुल टूल है, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं, आ गया, स्टार्ट आ गया, यानी अपन अंदर गए तो यार ये वाला स्टार्ट आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में एंड आ गया है, ठीक है। और उसके बाद एंड हो गया है, ये आ गया है। तो ये चारों लॉग आ गए एक सीक्वेंस में आ गए, ठीक है। जो कि गलत है क्योंकि फैच कॉन्टेक्ट्स मैंने कहा कि भारी काम है और ये यूआई थ्रेड को ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। नहीं कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जबकि आइडियली क्या होना चाहिए था कि भारी काम है तो भाई साहब कोई बात नहीं, अपन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसा थोड़ी करते हैं। लाइफ में अगर अपन देखते हैं कि यार भारी काम हो रहा है ना, तो अपन ऐसा नहीं कि उसके लिए वेट करते हैं कि यार कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं आगे वाला काम करूंगा। अपन क्या करते हैं, ठीक है यार ये पैरेलल में होता रहेगा भारी काम, अपन हल्का हल्का वाला साइड में करते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक रिकमेंडेड वे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वेट करे, स्टक कर दे कोड को, बाकी कोड चलता रहे, ये भारी है तो भाई तू अलग जा और तू पैरेलल में चल, ठीक है। तो भारी काम को अपन पैरेलल थ्रेड में चलाते हैं, ठीक है। तो पैरेलल थ्रेड अपने पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो बैकग्राउंड थ्रेड में चला लो, एक सीपीयू थ्रेड में चला सकते हैं, ठीक है। तो यार रिकमेंडेड ये होता है जैसे यूआई टास्क जो भी है वो मेन थ्रेड में चला हुआ, ठीक है। आईओ थ्रेड यानी इनपुट आउटपुट थ्रेड, इनपुट आउटपुट थ्रेड यानी कोई भी हमें किसी चीज से इनपुट लेना है या किसी चीज को इनपुट देना है, मतलब आउटपुट देना है, ठीक है। यानी डेटाबेस से इनपुट लेना है या डेटाबेस में मेरे को कुछ डालना है ना, किसी से सर्वर से मेरे को इनपुट लेना है, सर्वर को कुछ देना है, तो ये सब इनपुट आउटपुट थ्रेड हुआ है कि किसी से लेना है किसी को देना, ठीक है। तो ये हमेशा आईओ थ्रेड में चलनी चाहिए, ठीक है। और जो कैलकुलेशन वाले थ्रेड्स हैं, सपोज मेरे को कोई एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है कि 10 डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ना, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग करनी है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज करनी है, तो वो यार रिकमेंडेड होता है सीपीयू थ्रेड में रन करने का। सीपीयू थ्रेड नहीं, डिफॉल्ट थ्रेड होता है, डिफॉल्ट वो सीपीयू थ्रेड होता है। सीपीयू की पावर ऑब्वियस ही बात है कि यूज करेगा, कैलकुलेशंस अगर करनी है तो एएलयू वगैरह यूज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 थ्रेड होते हैं कॉन्सेप्ट। तो मैंने थ्रेडिंग के बारे में बेसिकली बता दिया आपको एक ओवरव्यू कि थ्रेडिंग एक लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल होते हैं थ्रेडिंग में, मल्टीपल थ्रेडिंग बोलते हैं उसको, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स चला सकते हैं अपन पैरेलल में और एक से ज्यादा प्रोसेस एक टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। और भारी प्रोसेस को अपन यूआई थ्रेड से अलग रखने एंड्रॉइड में, ठीक है, ताकि अपना यूआई स्मूथ दिखे, क्योंकि यूआई में कुछ भी लैग नहीं दिखनी चाहिए। आप बैकग्राउंड में कुछ भी करो, आपको भारी काम है बैकग्राउंड में करो, एंड्रॉइड में मत करो, ठीक है, फ्रंट एंड में।
अगर आप यूआई थ्रेड में करोगे तो हो सकता है कि एंड्रॉयड आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी कर दे या चलने भी ना दे, क्योंकि वो ये सब अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि इसको अपने को फेच कॉन्टेक्स्ट को बैकग्राउंड थ्रेड में चलाना है। ठीक है, तो कि कैसे चला सकते हैं ये सब अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, और कैसे अपन यूज कर सकते हैं। तो यार कॉटलिन में थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए होता है एक चीज, होता है को रूटीन्स। ठीक है, इन्होंने एक नाम दिया को रूटीन्स, एक आर्किटेक्चर है थ्रेडिंग को बेसिकली इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए, कि आपको बहुत इजी हो जाएगा कि थ्रेड आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएंगे और कोई इशू नहीं आएगा थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, तो यार मैं कोरूटीन्स की एंड्रॉयड वाली वेबसाइट पे चल गया हूँ, developers.android कोटलिन कोरूटीन्स ऑन एंड्रॉयड। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये बता रहा है लाइट वेट है, मेमोरी लीक्स नहीं होते, कैंसिलेशन सपोर्ट है, जेटपॉक इंटीग्रेशन है, बहुत सारे इसके एडवांटेज बता रहा है। यहाँ पे सब कुछ इसका एग्जाम्पल दिया है कि कैसे यूज करना है, सब कुछ है ना। तो यार सबसे पहले इसको यूज करने का एक रिकमेंडेशन नहीं, एक जरूरी चीज है कि आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। अब यार ये डिपेंडेंसी क्या होती है? ठीक है, तो यार ऐसा है कि थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी कुछ लोचे करने पड़ते हैं, काफी यानी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अपन वो सब काम करने से बच जाएं। वो एक तरह से बॉयलर प्लेट कोड है यार। अगर किसी को थ्रेड लिखना है तो हर काम में हर किसी को वो काम तो करना ही पड़ेगा। एक 1000 लाइन का कोड है मान लो आप, ठीक है, उस लाइन को कोड को अपने को हर किसी को लिखना पड़ रहा है। अब 100 जने लिखेंगे, उसको क्या मतलब है? कोई गलती करेगा, कोई और गलती करेगा, कोई कुछ गलती करेगा, कोई कहीं हटेगा, कोड में काफी सारे घोच पोच हो जाएगा। तो काफी लोग क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड होता है कि हर किधर आना ही है, उसको इकट्ठा करते हैं, है ना, और एक डिपेंडेंसी, एक लाइब्रेरी बना के रख देते हैं कहीं पे कि भाई साहब आप पूरा कोड मत यूज करो, आप ये लाइन अपने कोड में लिख लो और वो जो पूरा कोड है वो यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सेम वे में को रूटीन्स क्या है कि एक बहुत बड़ी अपने आप में कोड है, थ्रेडिंग जो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एंड्रॉइड ने क्या किया है, कॉटलिन ने क्या किया है कि एक उसको को रूटीन्स की एक लाइब्रेरी बनाई उन्होंने, एक को रूटीन्स की एक डिपेंडेंसी बनाई उन्होंने, और उसको अपने कहीं सर्वर पे रख दिया और हमको बोल दिया कि ये डिपेंडेंसी आप यूज कर लो, आपको बाकी कोड लिखने की जरूरत नहीं है जो को रूटीन्स का चलता है बैकग्राउंड में। यानी को रूटीन्स को आपको खुद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप हमारी ये डिपेंडेंसी यूज कर लो। हर चीज के लिए डिपेंडेंसी होती है। जैसे अपने कार्ड व्यू यूज किया तो उसकी अलग डिपेंडेंसी होती है। हम खुद कार्ड व्यू को थोड़ी बताते थोड़ी है कि इंटरनली कार्ड व्यू ऐसा बनेगा, ये सब चीजों का वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब अपन नहीं बनाते, कोई अपने को बता के दे रहा है, अपने को कोड दे रहा है, अपन उसका डायरेक्टली कोड यूज कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें डिपेंडेंसीज अपन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यूज आएगी वैसे वैसे अपन बहुत सारी डिपेंडेंसीज यूज करने वाले हैं। तो पहली डिपेंडेंसी अपन आज यूज कर रहे हैं को रूटीन्स एंड्रॉइड की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपको इसको पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे आपको build.gradle मिलेगा। ठीक है, दो फाइल है, एक तो build.gradle प्रोजेक्ट फाइल है, एक build.gradle मॉड्यूल फाइल है। तो हमको ये लाइन मॉड्यूल वाली फाइल में पेस्ट कर देनी है यहाँ पे डिपेंडेंसीज के ब्लॉक के अंदर, और ये बोलेगा सिंक नाउ, तो सिंक नाउ कर देना है। ठीक है, इससे ये इसका सारा कोड उठाएगा जहां से भी और अपने कोड में डाल के रख देगा। ठीक है, तो यार ये सिंक हो गया है। अब अपन देखते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड को, पर्टिकुलर फेच कॉन्टेक्स्ट को अपन आईओ थ्रेड में कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, को रूटीन स्कोप, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लिखना है dispatchers.io। डिस्पैचर्स यानी अपन डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा थ्रेड, मतलब कौन सा थ्रेड में चलाना है आपको, मेन, यूआई मतलब मेन या डिफॉल्ट या आईओ में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, डिफॉल्ट, मेन और आईओ। तो अपन मेन ले लेते हैं या अपन आईओ ले लेते हैं, क्योंकि अपने को इनपुट आउटपुट लेना है, अपने को डेटाबेस से इनपुट लेना है और डेटाबेस से इनपुट लेना है। ठीक है, आगे लिखना है .launch, यानी अपन इस थ्रेड को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये बस डन, ये अपना थ्रेड बन गया। ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड बैकग्राउंड थ्रेड में चलेगा, यानी आईओ थ्रेड में चलेगा, मेन थ्रेड में नहीं चलेगा, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। इसके अंदर आप कितना भी भारी काम कर लो। ठीक है, तो मैं ये फेच कॉन्टेक्स्ट हटाता हूं। ठीक है, और फेच कॉन्टेक्स्ट को यहां डाल देता हूं। ओके, अब इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूं, कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि भैया इसको कॉन्टेक्ट लिस्ट तो मिली नहीं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं यार, ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट वेल, ठीक है, लिस्ट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, इसका टाइप है एरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल इज इक्वल टू एरे लिस्ट। ठीक है,
ये एरे लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी कॉन्टेक्स्ट मॉडल की, ठीक है। अब इस एरे लिस्ट में अपन ये चीजें ऐड करा लेंगे, ठीक है। तो लिस्ट कॉन्टेक्ट्स डॉट ऐड ऑल, ओके। मैं सारे फैच कॉन्टेक्ट्स लेके इसमें ऐड करा ले रहा हूं लिस्ट कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है। और यहां पे मैं सीधा लिस्ट कॉन्टेक्ट्स को यूज कर लूंगा, ओके। अब यार एक इश्यू है इसमें, ठीक है, अभी बताऊंगा, रन होंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला लॉग है ना, ये वाला लॉग अपन यहां पे भी डिफाइन कर देते हैं कि कोरूटीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोरूटीन स्टार्ट, ओके। और यहां पे मैं लिख देता हूं कोरूटीन एंड, कोरूटीन एंड, ठीक है। और मैं साथ में अपनी लिस्ट कॉन्टेक्ट्स की साइज को प्रिंट कर देता हूं, तो लिस्ट कॉन्टेक्ट्स डॉट साइज। और मैं क्या करता हूं, इसको हटा के इसको एक और कॉपी बना के यहां पे पेस्ट कर देता हूं। फैच कॉन्टेक्ट्स स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है ना। और यहां पे भी मैं अपनी लिस्ट की साइज प्रिंट करता हूं और आप लोग जादू देखेंगे, ठीक है। लिस्ट कॉन्टेक्ट्स डॉट साइज, ठीक है। अब मैं रन करने वाला हूं, ठीक है भैया, हो गया। अब देखो जादू स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ये आ गई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आना चाहिए था। इसके बाद आना चाहिए था कोरूटीन स्टार्ट, ठीक है। लेकिन आप देखो कोरूटीन स्टार्ट नहीं आया, ये आ गया है स्टार्ट हो गया है और 0, यानी ये वाली लाइन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गई है। इस वाली लाइन के बाद मैंने 71 के बाद में डायरेक्ट 81 लॉन्च हुई है। ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से जादू है ना यार, बीच में से वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाद में वाला हो रहा है। यही है थ्रेडिंग का मजा। तो ये भारी काम है, अब मैंने बता दिया भारी काम, तो ये बोल रहा नहीं इसको नहीं करेंगे, इसको आराम से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट कॉन्टेक्ट की साइज आ गई है 0, क्योंकि अभी तक लिस्ट कॉन्टेक्ट्स बनी ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है एंड भी हो गया, है ना, ये एंड भी हो गया, ठीक है। उसके बाद कोरूटीन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यानी पूरा मेन थ्रेड खत्म हो गया है। उसके बाद कोरूटीन स्टार्ट हुआ है, फिर अपना फैच कॉन्टेक्ट का स्टार्ट है, फैच कॉन्टेक्ट का एंड है, फिर कोरूटीन एंड हुआ है यहाँ पे। और लिस्ट कॉन्टेक्ट की साइज आ गई है 478, ठीक है। लेकिन यार एक इशू है इससे, अपना अडेप्टर सेट नहीं होगा, अपना यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यार हमने लिस्ट कॉन्टेक्ट की साइज यहाँ पे 0 दी है और यहाँ पे लिस्ट कॉन्टेक्ट जो पास करी है उसमें 0 साइज है, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो शो तो कुछ भी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो 0 साइज है, इसी वजह से अपना अडेप्टर खाली है एंड अपना रिसाइकलर व्यू भी खाली है। तो यार यहाँ पे ये वाली चीज तो लेट आ रही है, ठीक है, ये चीज लेट आ रही है, ये चीज पहले हो गई है, तो पहले तो खाली है तो कुछ आया ही नहीं, कॉन्टेक्ट तो बाद में आया ना। तो हमको बाद में आए तो हमको बताना पड़ेगा अपने रिसाइकलर व्यू को कि भाई साहब आपका डेटा आ गया, आप अब ले लो, आप अब आराम से ले लो, कोई टेंशन नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को कट करता हूँ, है ना, और इन तीनों लाइन को कट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका रीजन क्या है कि मेरे को यहाँ पे अंदर इनवाइट अडेप्टर का इंस्टेंस चाहिए, तो इनवाइट अडेप्टर ऊपर होना चाहिए। तो इनवाइट अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, ये लाइन बताती है कि आपकी लिस्ट में कोई चेंजेस हुए हैं, रिसाइकलर व्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं, अपना डेटा अपडेट कर लो, ठीक है। तो नोटिफाई डेटा सेट चेंज नाम से पता चल रहा है कि नोटिफाई कर देता है रिसाइकलर व्यू को कि डेटा सेट में कुछ चेंजेस आए हैं, सब अपडेट कर लो, ठीक है। तो यार नोटिफाई डेटा सेट चेंज अपने लिख दिया है। अब इसमें भी एक इशू है, नोटिफाई डेटा सेट चेंज क्या है कि रिसाइकलर व्यू से कनेक्टेड है, ठीक है, रिसाइकलर व्यू को अपडेट करता है। अब यार रिसाइकलर व्यू किसका काम है? यूआई थ्रेड का काम है, ठीक है। और अपना थ्रेड कौन सा चल रहा है? आईओ थ्रेड, यानी बैकग्राउंड थ्रेड चल रहा है। अगर बैकग्राउंड थ्रेड में आपने यूआई को छेड़ा तो आपका ऐप क्रैश कंफर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन थ्रेड में स्विच करना पड़ेगा, यानी मैं आईओ थ्रेड में चल रहा हूँ, आईओ थ्रेड से स्विच करके मेरा काम हो गया कंप्लीट, तो मैं मेन थ्रेड में स्विच मार जाऊंगा, स्विचिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रेड स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपने सुना होगा, ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो आपको लिखना है विद कॉन्टेक्स्ट, यानी अभी जो कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे वो ये है। इसमें आपको उस थ्रेड का नाम लिख देना है जिस थ्रेड में आपको स्विच करना है। तो मेरे को स्विच करना है मेन के अंदर, ठीक है। और अपना मेन वाला काम को मैं कट करके यहां लिख दूंगा, ठीक है। तो अपना थ्रेड स्विच हो जाएगा। अब एक बार रन करते हैं। तो ये रन हुआ एंड रन होने के कुछ देर बाद अपना
कॉन्टेक्स्ट आया है, हैंड टू हैंड नहीं आया है, कुछ देर बाद आया है, बिकॉज ये काम बाद में हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है थ्रेडिंग का कमाल। यहाँ पे कोरूटीन स्कोप डिसाइड करना है, यहाँ पे थ्रेड देना है, आपको लॉन्च कर देना है, उस थ्रेड में आप चल जाओगे। उस थ्रेड से आपको किसी भी और थ्रेड में स्विच मारना है तो आपको विद कॉन्टेक्स्ट और थ्रेड का नाम लिख देना है, उस थ्रेड में आप स्विच कर जाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल कोरूटीन्स ने हमारे लिए थ्रेडिंग को बना दिया गया है ना, और इससे काफी एक ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने थ्रेड्स कंप्लीट किए हैं, हमारी एप्लीकेशन की कुछ तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, कुछ तो अपना ये तेज लोड हो रहा है पहले से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेसेस दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा कई देर तक, क्योंकि वो लेके आता है थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंट रीजन, ठीक है। उस जगह कई लोग लोडर्स दिखा देते हैं कि ठीक है, कई देर तक जब तक डेटा लोड नहीं होता लोडर दिखा देते हैं। कई लोग शिमर इफेक्ट दिखाते हैं। शिमर इफेक्ट के बारे में सर्च करना है कि शिमर इफेक्ट क्या होता है। कई लोग शिमर इफेक्ट दिखाते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज करते हैं, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्टेक्ट है वो यार डेटाबेस में सेव करके रख लेते हैं, ठीक है, कि हम हमारे डेटाबेस में, पर्सनल डेटाबेस, फोन का डेटाबेस नहीं, पर्सनल डेटाबेस में सेव कर लेंगे, एक डेटाबेस बना के अपना डेटा को उसमें सेव कर लेंगे। एंड जैसे ही यूजर एप्लीकेशन खोलेगा तो हम हमारे डेटाबेस से उसको डेटा दिखाएंगे, ठीक है। और फिर ये बैकग्राउंड में हैवी टास्क होता रहेगा, और जैसे ये हैवी टास्क कंप्लीट होगा तो अपन वो हैवी टास्क से जो रिजल्ट आया वो यूजर को दिखा देंगे। तो आपको लोडर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि डेटाबेस में तो डेटा एकदम यूं विद इन सेकेंड्स हम फैच कर सकते हैं अगर हमारा पर्सनल डेटाबेस है तो, ठीक है। तो अपन डेटाबेस से फैच करके दिखा देंगे, ठीक है। यानी अपन कॉन्टेक्ट्स सेव करेंगे डेटाबेस में और उसको डेटाबेस वाला दिखाएंगे, ठीक है, जो कि फटाफट लोड हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास पूरा बैकग्राउंड टास्क हो गया, फोन से नंबर्स आ गए, तो अपन वो वाले दिखा देंगे अपडेटेड, ठीक है। तो अपने को खाली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार ये करने वाले हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें अपन डेटाबेसेस के बारे में समझेंगे कि डेटाबेसेस कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड में, और ये सब चीजें कैसे करेंगे। अपन यूज करने वाले हैं रूम डेटाबेस, है ना। रूम डेटाबेस के बारे में सर्च करना। एक और डेटाबेस होता है वैसे तो एसक्यूएल का नाम सुना होगा आपने। एंड्रॉइड में इसका वर्जन है एसक्यूएल लाइट, मतलब एसक्यूलाइट, है ना। तो दोनों एक डेटाबेस है एंड्रॉइड के लिए। एसक्यूलाइट पुराना वाला है, रूम थोड़ा नया है, तो अपन रूम के बारे में जानेंगे। आप लोग एक बार एसक्यूलाइट के बारे में भी सर्च करना कि एसक्यूलाइट क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है एसक्यूलाइट और रूम में। तो ठीक है यार, आज के लिए फिर इनफ है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।